Good morning students, welcome again in my YouTube channel. Today we are going to discuss about some new topics of the chapter gravitation. आज हम gravitation chapter के कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक आने वाला है दैट इज नोन एज शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम क्या चीज होती है ये डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई अर्थ सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या उस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है या अर्थ सरफेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उस पे कितना फोर्स लगेगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे हम। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मास कितना है इसकी वैल्यू निकालेंगे और डेंसिटी कितनी है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो जो वो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी विद द चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा है या अर्थ की सरफेस से ऊपर है प्लेस्ड या अर्थ की सरफेस से नीचे रखा हुआ है, तो उस पे जी की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है। तो ये टॉपिक्स होने वाले हैं आज की वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो है शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम पहला टॉपिक आ गया आज का। न्यूटन्स की शेल थ्योरम क्या होती है? तो बच्चों न्यूटन्स की जो शेल थ्योरम है ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज आ जाती है एक स्फेरिकल बॉडी के बारे में। स्फेरिकल बॉडी कुछ ऐसी होगी और दूसरी है हॉलो स्फेरिकल बॉडी। हॉलो का मतलब है ये स्फेरिकल बॉडी अंदर से खाली है, खोखली है। ठीक है, इन दोनों बॉडीज के बारे में ही शेल थ्योरम में डिस्कस किया जाता है। अब शेल थ्योरम होती क्या चीज है? तो शेल थ्योरम बेसिकली न्यूटन ने शेल थ्योरम दी थी जिसकी हेल्प से उसने ये एक्सप्लेन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास पे लगता है तो वो कितना होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। So note down the statement of the shell theorem that this theorem gives the gravitational force on point mass. This theorem gives the gravitational force on point mass due to spherical shell or sphere। ठीक है, अब इसका काम क्या था ये से मैंने बता दिया कि शेल थ्योरम का बेसिक पर्पस क्या है। इसके बाद हम इसकी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थ्योरम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो हम बात करेंगे आपके स्फेरिकल शेल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे स्फीयर के बारे में। स्फेरिकल शेल कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसी बॉडी जो अंदर से खाली होती है, खोखली होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है। और स्फीयर कैसा होगा? जो बॉडी अंदर से पूरी तरीके से फिल्ड अप होती है, भरी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्फेरिकल शेल के बारे में। पहला पॉइंट फॉर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ठीक है, नाउ तो ये हमने ये जो पहला टॉपिक आने वाला है ये टॉपिक होगा किसी ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्फेरिकल शेल से कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सपोज कर लूं ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका ये सेंटर है और ये रेडियस हो गया, इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, नाउ इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक बॉडी रखी जिसका मास स्मॉल m है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ दिस सेल, इससे बड़ा होगा। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो स्फेरिकल शेल है इस पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसका मोशन, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन इस शेल की तरफ होने वाला है। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू जी एम। एम इज द मास ऑफ द स्फेरिकल शेल
स्मॉल m मास ऑफ दैट स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सो ये होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, फॉर स्फीयर। अच्छा बच्चों, जब आप ये हेडिंग डालोगे तो उसके नीचे भी वाला फॉर्मूला मेंशन कर देना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देना, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑलरेडी। अब बात करते हैं स्फीयर के लिए। तो अगेन ये स्फीयर हो गया, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, मास ऑफ द स्फीयर विल बी m। नाउ इसकी कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्मॉल m रख दिया, दैट डिस्टेंस विल बी स्मॉल r, ओके। एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ व्हाट इज द फोर्स? फोर्स कितना होगा? और जब फोर्स लगाएगा ये स्फीयर तो इसका मोशन इसकी तरफ होगा, फोर्स इसकी तरफ लगेगा, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, तो व्हाट विल बी द फोर्स? तो फोर्स इज इक्वल टू g मास ऑफ दिस स्फीयर इनटू मास ऑफ दिस बॉडी अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए। मैं इसके लिए लिख देता हूं g m अपॉन r स्क्वायर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर इसका स्टेटमेंट पहले पॉइंट का ये था कि इफ द स्फेरिकल बॉडी और स्फेरिकल शेल applies a force on a point object, then the entire mass of the spherical shell तो बच्चों ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या चीज है? सेकंड पॉइंट को आइए समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ये सारी चीजें को हम हटा देंगे यहां से। सेकंड पॉइंट में बात होगी कि अगर ये जो बॉडी हमने अभी तक एक्सटीरियर में रखी थी, अगर वो इस स्फीयर या स्फेरिकल शेल के अंदर रखेंगे तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उस पर फोर्स कितना लगने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से ड्राइंग बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया आपका कि सपोज मेरा मास स्मॉल m, स्फेरिकल शेल के लिए बात कर रहा हूं पहले, फॉर स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल, दिस इज द पॉइंट वेयर स्मॉल m मास इज केप्ट, दिस इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज स्मॉल r। अब ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये छोटा है रेडियस के कंपैरिजन में। यहां तक का ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सेंटर है इस पूरे स्फीयर का। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल r। ये पूरा रेडियस है, तो रेडियस बड़ा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स विल बी 0। फोर्स 0 क्यों हो गया? क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास स्फेरिकल शेल होता है, उस पे जब हम कोई भी अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तब क्या होता है बच्चों, उसमें फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो फोर्स इस तरफ भी लग रहा होगा, कुछ फोर्स इस तरफ भी लग रहा होगा, इस तरफ भी लग रहा होगा, कुछ फोर्स सरफेस अपनी तरफ लगा रही होगी, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाने की वजह से फोर्स हो जाएगा 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे मैं फोर्स इस तरफ से भी लगाऊं, इस तरफ से भी लगाऊं, ऊपर से भी लगा दूं और नीचे से भी लगा दूं, तो क्या होगा? इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरफ ये खिसकेगा नहीं, एक ही जगह पे स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्फीयर के बारे में। तो यहां पर फोर्स क्या हो गया बच्चों? फोर्स विल बी 0। नाउ फॉर स्फीयर, अब स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, दिस विल बी द डिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r, नाउ हियर इज स्मॉलर देन कैपिटल R, सो व्हाट विल बी द फोर्स? फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा G m r into m upon G x। अब बात कर लेते हैं बच्चों स्फीयर के बारे में।
स्फीयर के लिए सपोज कर लिया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास स्मॉल m है एंड दिस विल फॉर्म ए स्फीयर। ये एक अंदर स्फीयर फॉर्म कर लेगा, नॉट ए हॉलो स्फीयर, एक स्फीयर फॉर्म कर लेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r। सो ये तो पूरे बड़े स्फीयर का मास कैपिटल M था, इस स्फीयर का मास हो जाएगा mr, क्योंकि इस वाले स्फीयर का रेडियस कितना है स्मॉल r, तो मास हो जाएगा mr। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू कैपिटल R से छोटी भी है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स विल बी mr into m upon r स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। तो फोर्स कितना लग गया, दैट इज g mr m upon r स्क्वायर, सो दिस विल बी द फोर्स। नोट डाउन द स्टेप्स। तो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर एक पॉइंट मास सिचुएटेड है, एक बॉडी सिचुएटेड है, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास m है, वो सिचुएटेड है, तो इस पे लगने वाला फोर्स 0 होता है। अभी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इस बॉडी के बाहर कोई बड़ी सी बॉडी है और वो इस पे एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, फोर्स इस पे अप्लाई करती है, इसको अट्रैक्ट करती है, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या चीज होगी, वो फोर्स भी क्या बैलेंस हो जाएगा और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा है, जब भी कोई बाहर से बॉडी किसी भी शेल पे फोर्स अप्लाई करती है तो उस शेल के अंदर जो भी बॉडी प्रेजेंट होती है उस पे लगने वाला फोर्स उसे क्या करेगा, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बट उस केस में फोर्स बैलेंस नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी शेल के अंदर सिचुएटेड है उस केस में शेल के अंदर लगने वाला फोर्स क्या करता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी पे लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, फोर्स बिकम्स 0। बट अगर कोई बाहर बॉडी सिचुएटेड है, वो उस शेल पे फोर्स अप्लाई करती है, तो शेल भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अंदर रखी हुई बॉडी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल शील्डिंग। ग्रेविटेशनल शील्डिंग, शील्डिंग से मतलब होता है उसको बचाना, शील्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं हो रही है। तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन एन एक्सटर्नल बॉडी applies a force on a hollow sphere which contains a very small body. Okay, so note down the next heading, gravitational shielding, and note down the statement. The gravitational force on a particle inside the spherical shell is zero, yet the shell does not shield the other bodies outside it from exerting gravitational force on the particle inside it. Therefore, gravitational shielding is not possible. नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट विल हैपन टू द फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। चल नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फोर्स का क्या होगा अगर सपोज हमारे अर्थ के बाहर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस है, दिस विल बी द सेंटर एंड this will be the radius of the earth.
mass of the earth is capital M, this will be the object of mass small m, and the distance from their center will be small r. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये रेडियस हो गया यहाँ तक और ये पूरा डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो पहला टॉपिक आ जाता है फोर्स, हेडिंग हो जाएगी फोर्स ऑन पार्टिकल above the surface of earth, above the surface of earth, पहला टॉपिक आ गया ये above the surface of earth। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर है, तो उस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडरेशन कर लेते हैं। लेट कैपिटल R इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, m be the mass of earth, m be the mass of earth, and small m mass of the body, small r is the distance between the center of body and earth. So what will be the force? फोर्स कितना होने वाला है यहाँ पर, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी G m, कैपिटल मास, m is the mass of the earth, small m is the mass of the body, upon r is the distance between their center. So r square is the distance between their center. So this is the formula for the force on the particle above the surface of the earth. Now moving to the second topic. Second point is what happens to the force on the particle, or you can say the body lying on the surface of अर्थ। ठीक है, अब इसका फिगर देख लीजिए। ये तो पहले टॉपिक का फिगर था, पहली हेडिंग का फिगर था। सेकंड हेडिंग का फिगर आ जाते हैं। तो सेकंड हेडिंग के फिगर में ये सारी चीजें आप रिमूव कर देंगे एंड ओनली मेंशन दैट द बॉडी इज हियर, मास m इज हियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम दिस r। अब रेडियस भी इतना है और ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। फोर्स ऑन द पार्टिकल और द बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास है स्मॉल m, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। इस केस में स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लग जाएगा G m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हम लिखते क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी कितनी, स्मॉल r। स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो अगर स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लिखेंगे तो गलत तो होगा नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला इसके लिए। नोट डाउन द स्टेप्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि फोर्स ऑन द बॉडी lying below the surface of earth। अगर ये जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस के नीचे हो, मतलब इसके यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर रखी हो, तो लेट अस कंसीडर ये बॉडी आ गई यहाँ पर जिसका मास है स्मॉल m, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ तक आ गई है तो इसके चारों तरफ मैं एक स्फीयर फॉर्म कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब हमारे पास चीज क्लियर हो गई। ये कुछ शेल जैसा आपको याद हो रहा होगा ना। अब ये चीज बन गई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस बच गया ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल h, या फिर इसको हम डेप्थ भी कह सकते हैं, हाइट तो है नहीं, डेप्थ कहेंगे। ठीक है, तो कैपिटल R is the radius, small r is the distance between the earth, between the center of the earth and the center of the body,
और d इज द डेप्थ कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो ये टॉपिक आ गया। अब बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल r है ये क्या है, स्मॉल r प्लस d इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब r प्लस d करेंगे तो वो पूरा रेडियस फॉर्म कर लेगा, और अगर हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो हमें रेडियस में से स्मॉल r को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तक का चीज क्लियर है। नाउ अब दोनों बॉडी पे इस पे फोर्स कितना एप्लीकेबल होगा, तो फोर्स होगा g, और ये जो पूरा स्फीयर फॉर्म्ड अप हुआ है जिसका रेडियस ये है, इसका हम कहेंगे, इसका मास हो जाएगा mr। ठीक है, ये जो आपने एक नया स्फीयर बनाया है, इसके अंदर हॉलो नहीं है, ये स्फीयर बनाया है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसका मास हो जाएगा mr इंटू m अपॉन रेडियस कितना हो गया बच्चों, दैट इज r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से सबसे पहले हम mr की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mr। सो बच्चों ये एक स्फीयर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। नाउ 4/3 pi r cube into rho, multiplying and dividing by r cube। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं r क्यूब से, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ इसको लिख देते हैं 4 pi r, एक कैपिटल R क्यूब अंदर हो गया, इंटू रो इंटू r क्यूब अपॉन r क्यूब। ये r क्यूब को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस r क्यूब को हमने बाहर रख लिया, ये एज ए स्टेप। ठीक है, तो आपको बच्चों याद आएगा कि ये वाला जो स्टेप है इसको हम कह सकते हैं कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ द होल अर्थ। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब जो r क्यूब है ये r, ये रेडियस है, इस पूरे अर्थ का रेडियस है, इस पूरे स्फीयर का रेडियस है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, और यहाँ पर जो ये स्मॉल r है ये सिर्फ इस स्फीयर का रेडियस है, और जो पूरे स्फीयर का रेडियस है दैट इज कैपिटल R। तो कैपिटल R बड़े वाले स्फीयर का है, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ओके, सो इसको कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं इनटू r क्यूब अपॉन r क्यूब। आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे दैट M इज द मास ऑफ अर्थ। इससे आपको याद रहेगा ये स्टेप। ठीक है, नाउ अब आगे से बढ़ते हैं। इसी स्टेप में अब ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ mr इन f इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। पहले मैंने इसको रख लिया gm अपॉन r स्क्वायर का एज रख दिया। अब mr की वैल्यू रखने में आसानी रहेगी, m r क्यूब अपॉन r क्यूब। तो यहाँ r क्यूब है बच्चों, ये r स्क्वायर है, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ कितना बच जाएगा r की पावर 1। सो ये फॉर्मूला आपका फॉर्म्ड अप हो जाएगा, f इज इक्वल टू g m इंटू m अपॉन r क्यूब इंटू r, एक r और बच गया था ना आपका ये वाला। So this will be the formula for the force applied on the body which is placed inside the earth। तो ये उस फोर्स के लिए फॉर्मूला है, अगर बॉडी आपकी अर्थ सरफेस के अंदर प्लेस्ड हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो ये है। तो ये r जो है वो हमेशा कैपिटल R से छोटा होगा। कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल r किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट प्लेस है उसका डिस्टेंस है। नोट डाउन द स्टेप्स। टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ, अब हम अर्थ का मास कैलकुलेट करने वाले हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द अर्थ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला।
gm upon r square. From this we can calculate the value of m, that is gr square upon capital G. Okay, now we know that the value G is equal to 9.8 meter per second square, capital G 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Now the radius, that is equal to 6.37 10 to the power 6.37 10 to the power 6 meter. On putting this value over here, 9.8 into 6.37 10 to the power 6 upon 6.67 10 to the power minus 11. On calculating this, we get the value, that is 5.97 into 10 to the power 24 kilograms. 5.97 to the power 24 kilograms, or it can be written as 6 into 10 to the power 24 kilograms. 6 into 10 to the power 24 kilograms. Note down the steps. Next topic आ जाता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द अर्थ. That what is the density of the earth. Density को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से. Now for calculating this we have to calculate the mass of the earth. Mass is equal to volume into density. So mass of the earth, volume is equal to 4/3 pi r cube into rho. Pi r cube into rho. Now the mass of the earth, कैपिटल M. अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था, G R square upon capital G. Okay. Now comparing equation number first and equation number second, that is 4/3 pi r cube into rho G R square upon G. ये visible है. Okay. Now the density is equal to, इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज रहने देंगे. तो इट विल बिकम 3 into G upon 4 pi. अगर हम इसको ऐसे लिख दें, r square upon r cube into G, तो इट विल बिकम 3G upon 4 pi r into G. So what is the formula of rho? Rho will become 3G upon 4 pi rho into G. So this is the formula for calculating the density of the earth. On putting the value, note down the steps. After that I am going to put the value. On putting the value, of G, as we know that 9.8 meter per second square, and the value of, sorry, this is not rho, this is capital R. कैपिटल R, अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी कैपिटल R की, कितनी थी, 6.37 radius of the earth 10 to the power 6, and कैपिटल G का आपको पता है 6.67 10 to the power minus 11. और क्या हो गया, पाई की वैल्यू तो वही रहेगा 3.14. ठीक है. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू 3 into 9.8 upon 4 into 3.14
into radius is equal to 6.37 10 to the power 6 into 6.67 10 to the power minus 11. So on calculating the value, we can get the value around 5500 kg per meter cube. So this is the density of the earth.